बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्हुल मामलात कोर्स की आज हमारी 13वीं क्लास है और आज की क्लास में हम गुज़िश्ता कल जो हमने मौजू शुरू किया था बेसलम का तारुफ़ और उसके बुनियादी उसूल, ज़वाबित और अहकाम, उसके हमने 8 पॉइंट आपके सामने बताए थे। उसमें से हमने शुरू के 4 पॉइंट का खुलासा और तफसीलात वगैरह देख ली थी। तो नंबर 5 से लेकर तो 6, 7 और 8 इनको देख लेते हैं। नंबर 5 पे है कि समन या करेंसी वगैरह में बेसलम करना, और फिर नंबर 6 पे शेयर्स में बेसलम, नंबर 7 पे मुतवाज़ी सलम क्या है, नंबर 8 पे सोना चांदी में बेसलम। जो नंबर 5 पे नुक्ता है वो है समन और करेंसी में बेसलम करना। समन और करेंसी में बेसलम का मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि जो चीजें बतौरे करेंसी और कीमत के इस्तेमाल होती हैं, क्या उन चीजों को बेसलम के तौर पर खरीदा जा सकता है या नहीं? इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं इस पॉइंट को, कि समन या करेंसी को बेसलम के जरिए खरीदना। बेसलम में जो चीज खरीदी जाती है वो चूंकि उधार होती है, वो चीज बाद में वसूल की जाती है, कीमत फौरी तौर पर दी जाती है। तो करेंसी या समन में बेसलम का क्या मतलब होगा? दो मतलब है। एक तो ये कि पुराने जमाने में जो समन या करेंसी राइज थी, जो सोने चांदी की थी, यानी दिरहम और दीनार जो पुराने जमाने में थे सोने चांदी के, ठीक है, तो उस दिरहम और दीनार को कोई शख्स बेसलम के तौर पर खरीदना चाहता है, उस बारे में फुकहा ने दो पॉइंट जिक्र किए हैं। एक तो ये फुकहा ने लिखा है कि अगर आप सोना या चांदी के दिरहम और दीनार वगैरह को बेसलम के तौर पे खरीदना चाहते हैं और आप इधर से कीमत भी सोने या चांदी की शक्ल में दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बेसलम जायज नहीं है। ऐसी सूरत में बेसलम जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि भाई मुझे सोने के 100 दीनार मैं आपसे खरीदता हूं बेसलम के तौर पर, और मैं आपको चांदी के दिरहम दे दूंगा 1000। ठीक है, आप ये 1000 सोने के दिरहम चांदी के दिरहम आज ले ले और मुझे 1 महीने बाद सोने के 100 दीनार दे दे, तो ये जायज नहीं है। वजह हमने पढ़ी है कि बेसरफ है, और बेसरफ में दोनों जानिब की चीजों पर फिर फौर कब्जा जरूरी होता है। ये पॉइंट समझ आ गया? दूसरा पॉइंट के खरीद तो आप रहे हैं सोने या चांदी को, दिरहम या दिनार जो पुराने जमाने की करेंसी थी सोने चांदी की, लेकिन उसके बदले में आप सोना या चांदी नहीं दे रहे बल्कि कोई और चीज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि भाई साहब मैं आपसे 100 दीनार सोने के खरीदता हूं, वो 100 सोने की दीनार आप मुझे 1 जनवरी 2022 को दे दीजिएगा, और उसकी कीमत जो है वो गंदुम की शक्ल में पेश करते हैं। मैं आपको 10 मन गंदुम देता हूं आज। तो मैंने आपको आज ही 10 मन गंदुम दे दी बतौर कीमत, और उस 10 मन गंदुम के बदले आप मुझे 1 जनवरी 2022 को सोने या चांदी के जो दिरहम या दीनार है वो देंगे। इसको भी बाज़ उलमा ने ममनू लिखा है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है कि नहीं ये जायज है, ये तो आम उधार का मामला हो गया। जैसे कोई शख्स दुकानदार से चीज फौरन ले लेता है और कीमत बाद में देता है, तो ये ऐसा ही है। गोया कि मैंने आपको गंदुम आज फरोख्त कर दी, उस गंदुम की कीमत वो मुझे आप बाद में देंगे सोने या चांदी सोने की सिक्के की शक्ल में। ठीक है, तो ये समन या करेंसी के अंदर बेसलम की दो कदीम सूरतें हैं। आजकल की करेंसी का क्या हुक्म है? मिसाल के तौर पर आजकल जो रुपया पैसा है, डॉलर्स है वगैरह वगैरह, यूरो है, इनके अंदर बेसलम करना दुरुस्त है या नहीं? इनके अंदर बेसलम करने का क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा कि एक तरफ तो आप फौरी तौर पर कीमत दे दे और दूसरी तरफ की जो करेंसी है उसको आप उधार रख दे। यही तो मतलब होता है ना बेसलम का, कि एक तरफ तो फौरी तौर पर कीमत दे दी जाए और चीज जो बाद में वसूल की जाए।
तो मिसाल उसकी ये बनेगी कि मैं आपको कहता हूं कि भाई ये लो आप 15,000 पाकिस्तानी रुपया, इस 15,000 पाकिस्तानी रुपयों के बदले में मैं आपसे $100 खरीदता हूं। वो $100 आप मुझे कब देंगे? 1 जनवरी 2022 को देंगे। तो देखिए कीमत जो थी 15,000 पाकिस्तानी रुपया वो मैंने फौरी तौर पर दे दी, और जो चीज मैंने आपसे खरीदी है $100 वो आप मुझे कब देंगे? जो 1 जनवरी 2022 को। तो इसको कहते हैं कि करेंसी वगैरह के अंदर बेसलम करना। क्या ये जायज है या नहीं? इस बारे में हमारे जो मौजूदा मुआसिर मुहक्किकीन उलमा है उनकी दो राय है, दो ओपिनियन है। पहली राय या पहला ओपिनियन तो ये है कि भाई ये जायज तो है लेकिन चंद शराइत के साथ, जायज तो है लेकिन चंद शराइत के साथ। एक तो ये कि चूंकि एक तरफ की कीमत को फौरी तौर पर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ की चीज उधार है, ठीक है, तो जब दूसरी तरफ की चीज उधार है तो ऐसी सूरत में मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखना जरूरी है। ये हमने आपको पहले भी बताया था। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, आपसे डॉलर खरीदता हूं, तो आज के दिन डॉलर की जो भी रेट होगा मार्केट में उसी रेट की बुनियाद पर मैं आपसे खरीदूंगा, ठीक है। फी डॉलर मिसाल के तौर पर आज जितने भी रुपया बनेगा तो उसी हिसाब से, उससे कम या ज्यादा पर खरीदना जायज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 15,000 पाकिस्तानी रुपये मैं आपको दे रहा हूं, तो 15,000 पाकिस्तानी रुपये के बदले में आज मार्केट में जितने डॉलर मिलते हैं उतने ही डॉलर मैं आपसे खरीद सकता हूं जो आप मुझे 1 जनवरी 2022 को वापस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बुनियादी शर्त यह है जिन्होंने हमारी इजाजत दी है, एक तो मैंने आपको बता दिया ना मार्केट वैल्यू, और दूसरी बुनियादी शर्त यह है कि दो अलग अलग मुल्कों की करेंसी हो तब बेसलम दुरुस्त है। मसलन डॉलर और पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। अगर एक ही मुल्क की करेंसी है, रुपये के बदले में रुपया है, तो वहां उसमें बेसलम दुरुस्त नहीं है क्योंकि दोनों की जिन्स एक है। तो जब जिन्स एक हो तो किसी एक तरफ की चीज को उधार नहीं रखा जा सकता। ये उसूल है, आगे जाके आप सूद और रिबा के उसूलों में पढ़ेंगे कि दोनों तरफ की चीजों की जिन्स अगर एक हो तो फिर उधार रखना, किसी एक चीज को उधार रखना जायज नहीं होता। तो बहरहाल ये उन उलमा के यहाँ है जिन्होंने कहा है कि करेंसी के अंदर बेसलम दुरुस्त है, वरना तो दीगर कुछ उलमा के यहाँ करेंसी के अंदर बेसलम दुरुस्त ही नहीं है सिरे से, ठीक है। कुछ उलमा कहते हैं कि मौजूदा जो करेंसी है उसके अंदर बेसलम बिल्कुल नाजायज समझते हैं। बहरहाल ये जो खुलासे के तौर पर ये दो बुनियादी बातें आप ज़हन में रख लीजिए, बाकी आप आगे देखिए। शेयर्स के अंदर बेसलम, छठा नुकता है शेयर्स में बेसलम। शेयर्स आप जानते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर फरोख्त होते हैं, एक किस्म की रसीद होती है जिसको उर्दू में आप रसीद या सनद कह सकते हैं, अरबी में इसको जो है वो क्या कहते हैं, हिस्सतुन का लफ्ज यूज होता है, और इंग्लिश में शेयर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। हिस्सस उर्दू में भी इस्तेमाल हो सकता है, हिस्सस शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स के अंदर बेसलम करना दुरुस्त है या नहीं? शेयर्स के अंदर बेसलम करना दुरुस्त, बेसलम का क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा कि मैं आपको आज ही 50,000 रुपए दे दूं और आपको कहूं कि आप मुझे 1 जनवरी 2021 को फलां कंपनी के 50 शेयर दे दीजिएगा। फलां कंपनी के 50 शेयर मैं आपसे खरीदता हूं, वो आप मुझे 1 जनवरी 2021 को दे देंगे, अभी ले लीजिए 50,000 रुपया। तो बेसलम हो गई ना? तो क्या शेयर्स के अंदर बेसलम दुरुस्त है या नहीं? तो उलमा ने लिखा है कि शेयर्स के अंदर बेसलम रखना जायज नहीं है, शेयर्स में बेसलम जायज नहीं है। उसकी दो वजूहात है। एक वजह तो यह है कि कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं वो मुस्तकिल तौर पे मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, बल्कि वो खत्म हो सकते हैं। जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि शर्त यह है कि भाई बेसलम ऐसी चीज में की जाए जो चीज आसानी से अवेलेबल हो और जो फरोख्त कुनिंदा है वो आसानी से उसको मुहैया करके दे सके। जबकि शेयर्स में ऐसी कोई बात नहीं है, मुमकिन नहीं है, कंपनियों के शेयर जो है हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। दूसरी जो बुनियादी वजह है शेयर्स के अंदर बेसलम के नाजायज होने की, वो ये है कि जो शेयर्स होता है या जो सनद होती है ना, ये जो शेयर का सर्टिफिकेट होता है, ये तो बजाते खुद एक कागज होगी या रसीद होगी, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। असल चीज तो इसके पीछे है, कंपनी के अंदर जो कुछ होता है,
مثلا एक कंपनी है, उस कंपनी के पास मशीनरी है, पैसे है, ठीक है, और एसेट्स है, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उन चीजों में से एक परसेंटेज का कुछ हिस्सा हर शेयर्स के पीछे होगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है 1 करोड़ की, ठीक है, और उस कंपनी ने मिसाल के तौर पर 100 शेयर जारी किए हैं, तो उस 100 शेयर में हर शेयर के पीछे 1 लाख रुपए की मालियत होगी। तो उस 1 लाख रुपए के अंदर कंपनी के नुकूद भी होंगे, करेंसी भी होगी, मशीनरी भी होगी, एसेट भी होंगे, तो हर शेयर के पीछे कुछ कुछ ही चीजें होती है। तो अब शेयर्स आप बेचते हैं तो इसका मतलब यह है कि शेयर्स के पीछे जो चीजें हैं वो आप बेच रहे हैं। तो शेयर्स के पीछे जो चीजें होती हैं कंपनी के अंदर, उसमें से कुछ चीजें ऐसी है जिसके अंदर बेसलम दुरुस्ती नहीं है, जैसे नकूद या करेंसी वगैरह है ना, उसके अंदर बेसलम, उसको बेसलम के तौर पर, या जो है कुछ चीजें ऐसी होती जैसे कि कीमती चीजें हो गई, उसके अंदर भी बेसलम दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल शेयर्स के पीछे जो चीजें होती हैं उनमें से बाज चीजों में बेसलम दुरुस्त नहीं है, तो खुद शेयर के अंदर भी बेसलम दुरुस्त नहीं है। ये छठा नुक्ता था बेसलम के बारे में। 7वां नुक्ते की तरफ आइए, मुतवाजी सलम। ये एक इस्तिलाह है, जदीद टर्म है, और इसको आजकल की किताबों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये सूरत हाल आजकल वजूद में आई है। इसको अरबी में कहते हैं अस्सलामुल मुवाजी, जा के साथ अस्सलामुल मुवाजी। इंग्लिश में शायद इसको पैरेलल सलम कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जरा इसका डेफिनेशन और इसकी तारीफ समझिए आप। मुतवाजी सलम किसको कहते हैं? मुतवाजी सलम दर हकीकत दो बेसलम के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो अलग अलग। उन दोनों बेसलम के दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को जब आप जमा करेंगे, ठीक है, तो उसके ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के मजमूए को मुतवाजी सलम कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक आदमी जो है वो खरीदार होता है, और वही आदमी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर होता है, फरोख्त कुनिंदा होता है। इसको एक मिसाल से आप समझेंगे तो आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, मिसाल ये है कि मैं किसी शख्स के साथ, किसी फैक्ट्री वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं बेसलम का, ठीक है जी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया किसी कंपनी वाले के साथ, बेसलम का मामला यूं किया कि उस कंपनी नहीं, फैक्ट्री वाले को मैंने 50,000 रुपए दे दिए, और उसको मैंने क्या कहा कि भाई मुझे मिसाल के तौर पर गंदुम जो है, ये वाली गंदुम चाहिए, जो आप मुझे 1 जनवरी 2022 को दे देंगे। उस गंदुम की मिकदार, क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह जो भी है वो सारा जो है वो तय हो गया। मैंने उसको कीमत दे दी आज, तो सलम हो गया ना। ये है पहला कॉन्ट्रैक्ट सलम का। इस सलम के अंदर मैं खरीदार हूं, और वो जो फैक्ट्री वाला है या कोई किसान वगैरह जो भी है, कोई फैक्ट्री वाला मिल कह दे, आटे का मिल है, वो आटे का मिल जो है वो फरोख्त कुनिंदा और सेलर है। ये मेरा और उस मिल वाले के दरमियान पहला बेसलम का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मुझे इसके पैसों के बदले में जो मैंने दिए हैं, 1 जनवरी 2022 को मुझे क्या मिलेगा? आटा मिलेगा, मसलन 50 मन या जितना भी है, 50 किलो जितना भी बनता है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर मैं घर आया, मैंने सोचा कि 1 जनवरी को मेरे पास इतना ज्यादा आटा आएगा, उस वक्त मैं इसके लिए खरीदार ढूंढता फिरूंगा। चलो भाई, अभी से खरीदार तलाश करते हैं उस आटे की, ठीक है जी। मैं गया मार्केट में 2-3 दुकानदार है बड़े बड़े, या एक दुकानदार को समझ लीजिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं ना। एक दुकानदार, बड़ा दुकानदार शहर का, उसके साथ मैंने बेसलम किया। उसको मैंने कहा कि मैं आपको 3 या समझ लीजिए 5 जनवरी 2022 को मैं आपको फला क्वालिटी और इतनी मिकदार का मिसालन 50 मन गंदुम या आटा जो है वो मैं आपको फराहम करूंगा, मैं आपके साथ बेसलम करता हूँ। तो उस दुकानदार ने कहा ठीक है, आप मुझे 5 जनवरी को 50 मन आटा लाकर दे दीजिए, और ये ले लीजिए कीमत। तो मैंने फैक्ट्री वाले को या मिल वाले को 50,000 दिए थे ना, मार्केट वाले को मैंने कितने में बेच दिया वो आटा? 60,000 में, अभी से, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
अब इस बेसलम का जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर मैं क्या हूं? सेलर, बेचने वाला, और पहले कॉन्ट्रैक्ट में मैं खरीदार था, और इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो आम दुकानदार जो मार्केट का है वो खरीदार है। तो दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अगर आप दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग रखेंगे तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। क्यों? मैंने मिल वाले के साथ बेसलम का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तमाम शराइत बेसलम की मौजूद है, कोई खराबी नहीं। मैंने एक आम मार्केट के बड़े दुकानदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है बेसलम का बेचने का, कि मैं आपको आटा बेचता हूं, आपको 5 जनवरी को दूंगा, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। खराबी कहां पैदा होगी? खराबी यहां पैदा होगी कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट को एक दूसरे पर डिपेंड करें आप, फिर कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा, फिर ये मामला दोनों खराब हो जाएंगे। कैसे? कि मैंने मिल वाले से तो आटा लिया, लेकिन दुकानदार को मैंने कहा, मार्केट वाले को, कि भाई मुझे अगर मिल वाले ने दे दिया आटा तो तब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उस पर डिपेंड कर दिया। तो ये फिर दुरुस्त नहीं होगा, ये फिर सफका फी सफका, या ये मतलब दुरुस्त मामला नहीं होगा। ऐसा किसी कंडीशन वगैरह पर मामला एक दूसरे पर डिपेंड करना जायज नहीं है। दोनों मामला को बिल्कुल अलग अलग रखे, एक कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई ताल्लुक ना हो। अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट खराब होता है मिल वाले के साथ, तो जो मार्केट वाले दुकानदार के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपनी जगह दुरुस्त रहेगा, और मैं कुछ भी करूं, कहीं से भी मुहैया करूं, उस मार्केट वाले को मुझे आटा देना पड़ेगा, अगरचे मुझे महंगा मिले। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के खराब होने से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर फर्क ना पड़े, दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, अलग अलग रखे, तो तब ही बेसलम जायज है, सलम मुतवाजी। ठीक है, इसी को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? पैरेलल सलम, जिसको फुरकान साहब ने यहां लिखा है। ठीक है, चलिए जी, 8वां पॉइंट, सोना चांदी के अंदर बेसलम करना। सोना चांदी के अंदर बेसलम करने का क्या मतलब होगा? सोना चांदी के अंदर बेसलम का मतलब ये होगा कि आप दुकानदार को फौरी तौर पर सोने या चांदी की कीमत दे दे, और सोना या चांदी आप बाद में वसूल करें। मसलन मैं दुकानदार के पास गया, मैंने उसको कहा कि भाई मुझे ज्वेलरी चाहिए, 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, और ये डिजाइन है, ठीक है, आप कहीं से मुहैया कर दे, ये क्वालिटी हो, इतनी क्वांटिटी में इतना होना चाहिए, और ये डिजाइन है, ये शक्ल है, पूरी डिटेल मैंने उसको बता दी। उसने कहा ठीक है, मैं कहीं से मुहैया करके आपको 1 जनवरी 2022 को दे दूंगा। मैंने सारे के सारे पैसे उसको दे दिए। क्या ये जायज है या नहीं? यानी कीमत सारी की सारी दे देना, और जो सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उसको आप उधार रख रहे हैं, बाद में लेंगे, ये जायज है या नहीं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मौजूदा करेंसी की शरई हैसियत क्या है, उसी सवाल के जवाब से आप इस सवाल का जवाब भी निकाल सकते हैं। जिन हजरात ने मौजूदा करेंसी को सोना चांदी वाला हुक्म नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि मौजूदा करेंसी जो है ये आम फुलूस के हुक्म में है, ठीक है, ये कोई सोना चांदी के हुक्म में नहीं है। तो उनके यहाँ इस तरह मामला जायज है, बिल्कुल जायज है। एज शेख तकी साहब और ये हजरात इसकी इजाजत देते हैं कि आप सारे पैसे आज दे दे, और कीमत जो है वो, यानी कीमत नहीं, सोना या चांदी आप बाद में वसूल करें, ये जायज है। क्योंकि एक तरफ सोना है और दूसरी तरफ करेंसी है, तो करेंसी तो सोने के हुक्म में नहीं है। और दूसरा ओपिनियन बाज़ उलमा का ये है कि मौजूदा जो करेंसी है वो भी चूंकि सोने के हुक्म में है, चांदी के हुक्म में है, तो उनके यहाँ पर ये सूरत जायज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि पैसे भी सोने चांदी के हुक्म में है और दूसरी तरफ भी सोना चांदी है, तो फिर ये तो बेसरफ हो गया, और बेसरफ के अंदर दोनों तरफ की चीजों पर कब्जा जरूरी है। लेकिन आपको पता है अमल ज्यादातर पहली राय वाली सूरत पे हो रहा है कि मौजूदा की मुकम्मल कीमत देकर चीज जो है वो बाद में वसूल की जाए, चीज नहीं, सोना या चांदी जो है वो बाद में वसूल किया जाए। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है इसका अमल। ठीक है, तो ये बेसलम के 8 अहम पॉइंट और नुकात थे जो आपके सामने आ गए। अब हम जरा अपनी एक अलग एक और किस्म की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं इस्तिस्ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इस्तिस्ना, इस्तिस्ना के उसूल और तारुफ वगैरह की तफसीलात को समझने के लिए आपने 9 पॉइंट जहन में रखने हैं। एक, इस्तिस्ना की तारीफ। नंबर 2, बेसलम और इस्तिस्ना में क्या फर्क है। नंबर 3, इस्तिस्ना का जवाज, मशरूइयत, सबूत।
नंबर 4 इस्तिस्ना की फ़िक़ी हैसियत कि फ़िक़ह में ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको फ़िक़ह के अंदर क्या कौन से कॉन्ट्रैक्ट में शुमार किया जाता है तो खरीदो फरोख्त लेकिन फिर भी। नंबर 5 इस्तिस्ना का लुज़ूम, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लाजिम हो जाता है जब इंसान करे, फिर खत्म नहीं कर सकता क्या। और नंबर 6 इस्तिस्ना की अहम शराइत। नंबर 7 मसनू के अहकाम। मसनू मीन्स जो जिस चीज के बनवाने का आप ऑर्डर दे रहे हैं, जो चीज आप खरीद रहे हैं, उसको इस्तिस्ना के अंदर क्या कहते हैं, मसनू। नंबर 8 समन यानी कीमत के अहकाम। नंबर 9 चंद जदीद सूरतें, वो 3 सूरतें हैं, वो आगे इंशाल्लाह वो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ा अहम टॉपिक है इस्तिस्ना का और बहुत सारी जगहों पर इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो जरा इसको 1 2 3 करके इसको देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है इस्तिस्ना की तारीफ। ठीक है, इस्तिस्ना की तारीफ को देख लेते हैं। इस्तिस्ना का जो लफ्ज है आपको पता है, जिन्होंने ज़ात ने अरबी पढ़ी है, ये बाब इस्तिफाल से है और इसका जो असल मादा और रूट है वो स्वाद नून और आइन है, सना। लुग़वी माना इसका मतलब होता है किसी चीज को बनाना या बनवाना, किसी चीज को बनवाना। और फिक़ह के अंदर इसका मफ़हूम क्या होता है कि ऑर्डर पर कोई चीज तैयार करवाना, आसान अल्फाज में। इसकी फिक़ह के अंदर इसकी तारीफ क्या हो सकती है कि ऑर्डर पर कोई चीज तैयार करवाना, यानी एक शख्स दूसरे को एक खास और फिक्स कीमत के बदले एक चीज बनवाने का ऑर्डर दे दे और उस चीज की क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह मुकम्मल तफसील उसको बता दे कि भाई साहब ऐसी चीज मुझे बनवानी है, जैसे जूते बनवाते हैं, सूट आजकल बनवाते हैं फैक्ट्रियों से, तो इसको क्या कहते हैं, इस्तिस्ना। इस्तिस्ना के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो खरीदार होता है, जो ऑर्डर देता है चीज के बनवाने का कि भाई साहब मेरे लिए चीज बनवाओ, जो खरीदार होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मुस्तस्निया। मीम सीन ता स्वाद नून आइन, मुस्तस्निया। सेलर जो होता है, सेलर बेचने वाला, उसको कहते हैं स्वानिया, स्वानिया। ठीक है, और जो चीज बनवाई जाती है, जिस चीज का ऑर्डर मिलता है और वो चीज बनाई जाएगी, तो उस चीज को कहते हैं मसनू। मीम स्वाद नून वाव आइन, ठीक है, मसनू। चले, ये तो हो गया इस्तिस्ना का मुख्तसर सा तारुफ, आपको समझ आ गया होगा। इसकी सबसे सिंपल तारीफ यही है भाई कि ऑर्डर पर कोई चीज बनवा लिया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बेसलम और इस्तिस्ना में क्या फर्क है। बहुत सारी सूरतों में इंसान खलत मलत हो जाता है कि भाई बेसलम के अंदर भी तो चीज बाद में वसूल की जाएगी, इस्तिस्ना में भी चीज बाद में वसूल की जाती है। ऐसे ही होता है, इस्तिस्ना के अंदर अगर आप चीज ऑर्डर पर चीज बनवाते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि वो तो 2 मिनट में आपको बना कर दे दे। कभी कभी फ्लैट बनाना पड़ता है, मकानात वगैरह भी तो होते हैं ना, तो उसमें तो वक्त लगता है, तो उसमें भी चीज बाद में वसूल होती है और सलम में भी चीज बाद में वसूल होती है। तो दोनों में क्या फर्क है, फुक़हा की तफसीलात को सामने रखा जाए तो कुछ फर्क सामने आते हैं हमारे। एक बड़ा और बुनियादी फर्क तो यह है कि इस्तिस्ना के अंदर सिर्फ उस चीज को खरीदा जाता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत हो, जिसको बाकायदा बनवाया जाता हो। जो चीज बनवाई नहीं जाती उसके अंदर इस्तिस्ना है ही नहीं। मसलन गंदम के अंदर आप इस्तिस्ना नहीं कर सकते, क्यों, गंदम को कोई बनवाता है क्या, नहीं। लेकिन बेसलम उसके अंदर जायज है। तो बेसलम जो जायज है जिन चीजों में, वो है मिसलियात। मैंने आपको बताया था कि उस जैसी हूबहू चीजें बाजार में मिलती हो, जबकि इस्तिस्ना के अंदर जो चीज खरीदी जाती है वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको बाकायदा बनवाया जाता हो। भाई सूट बनवा रहे हैं आप, जूते बनवा रहे हैं आप, मकान बनवा रहे हैं आप, उन चीजों के अंदर बेसलम दुरुस्त नहीं होता उमूमी तौर पर। हाँ, अगर मिसली है तो ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह है कि बेसलम के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, सारी की सारी कीमत शुरू में देना जरूरी है, मुकम्मल कीमत शुरू में देना जरूरी है, वरना बेसलम दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन इस्तिस्ना के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, शुरू में सारी कीमत दे दे आप, इंस्टॉलमेंट्स पे दे दे आप, किस्तों की शक्ल में कीमत दे दे, या सारी कीमत बाद में दे दे, नो, जायज है।
ठीक है। और सलम के अंदर हमने एक और शर्त पढ़ी थी ना, हनफिया के यहाँ क्या था कि भाई जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उस दिन से लेकर उस दिन तक जब चीज मिलेगी बाद में वसूल होगी, उस तारीख तक चीज आसपास की मार्केट में मुयस्सर हो, अवेलेबल हो। बेसलम के अंदर ये शर्त लगाई थी, इस्तिस्ना के अंदर ये भी जरूरी नहीं। तो बहरहाल ये 2-3 बड़े बड़े फुरूक है सलम और इस्तिस्ना के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ, इस्तिस्ना की मशरूइयत, या मशरूइयत का मतलब होता है इसका जवाज, कि क्या ये जायज है या नहीं। इसमें फुकाहा के दो ओपिनियन है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर जो है या कॉन्ट्रैक्ट, ये इस्तिस्ना का जो कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर पर चीज बनवाना, क्या ये जायज है या नहीं। दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन और पहली राय अइम्मा सलासा की है, यानी इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफिई रहमहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। उनकी राय ये है कि भाई इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट का कोई तस्वुर नहीं है शरीयत में। वो फरमाते हैं कि अगर इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट किसी ने कर दिया और बेसलम की जो शराइत है वो वहां पाई जा रही हो, तो ठीक है, ये बेसलम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेसलम की शराइत नहीं है और आप ऑर्डर पर चीज बनवा रहे हैं, तो फिर ये इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस्तिस्ना को वो मानते ही नहीं है सिरे से, कि इस्तिस्ना का कोई वजूद ही नहीं है सिरे से, तो वो इस्तिस्ना के कायल नहीं है। वो कहते हैं इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट जायज नहीं है। हाँ, बेसलम की शराइत पाई जा रही है तो ठीक है, बेसलम हो जाएगा, वरना तो नहीं। दूसरा ओपिनियन और दूसरी राय फुकाहा हनफिया की है। फुकाहा हनफिया के यहाँ इस्तिस्ना का आकद जायज है, बेसलम एक अलग चीज है, इस्तिस्ना एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है और बाकायदा इस पर जो है ये अलग कॉन्ट्रैक्ट जायज है हनफिया के यहाँ। और हनफिया के यहाँ इसकी जो बड़ी दलील है वो तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक लोग इस पर अमल करते आए हैं, जिसको तामुल कहते हैं, तामुल उम्मा। और तामुल उम्मा इस पर है, और किसी भी बड़े सहाबा ताबेइया तबा ताबी वगैरह से इसके हवाले से यानी कि बड़ों की से इस पर किसी किस्म का कोई यानी कि मुमानिअत मनकूल नहीं है, कोई कोई इसके आदमी जवाज पर किसी को वजाहत नहीं है। तो इसलिए ये अमल, ये तामुल उम्मा, इसी से ये अमल साबित है। बल्कि हनफिया तो वो भी देते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनवाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर बनवाया था। ठीक है भाई, उसके बारे में कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते हम कि वो इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं, लेकिन एक शुबहे की शक्ल में या दलील अगर आप ना भी कहे तो एक किस्म का तायीद तो मिलती है कि भाई अंगूठी बनवाई होगी। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर बनवाया था, तो वो भी इस्तिस्ना की कोई ना कोई शक्ल है, तो उससे भी फुकाहा हनफिया इस्तेदलाल करते हैं। तो बहरहाल इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट हनफिया के यहाँ बिल्कुल जायज है। चौथा पॉइंट है इस्तिस्ना की फिक़ही हैसियत, यानी फिक़ह में ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको क्या कहा जाएगा। फिक़ह में चूंकि दीगर अइम्मा तो इसको जायज ही नहीं समझते, सिर्फ फुक़ाहा हनफिया इसकी इजाजत देते हैं। तो फुक़ाहा हनफिया जो है उनके यहाँ बाज की राय ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये शुरू में बे है कि भाई मैं आपसे ये चीज खरीदता हूं, आप मुझे ये बनवा ले। ठीक है, शुरू से ही बे है, यानी समझ लीजिए आम खरीदो फरोख्त का एक कॉन्ट्रैक्ट है। बस मैंने आपको ऑर्डर दे दिया कि मैं आपसे ये चीज खरीदता हूँ, आप मुझे दे दीजिएगा, आपने कहा ठीक है मैं बनवा के दे दूंगा, तो बस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। बाज़ उलमा कहते हैं क्या है, बे है, बे। और बाज़ फुक़ाहा हनफिया कहते हैं कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, ये शुरू में इजारा है और लास्ट में फिर ये क्या बन जाता है, बे बन जाता है। कैसे, मैंने जाके जूते वाले को कहा कि मेरे लिए जूते बनवा दो, तो गोया कि मैंने उसको रेंट पर रखा, वो मेरे लिए जूते बनाएगा और मैं उसको उसकी सर्विसेज या रेंट दूंगा, गोया कि मजदूर रख दिया मैंने उसको। तो शुरू में वो कहते कि इजारा है, लेकिन लास्ट में ये बे बन जाती है। कैसे, कि वो मुझे बाकायदा अपने जूते लास्ट में देगा, अपने जूते फरोख्त करेगा मुझ पर। तो बाज़ उलमा की राय ये है कि ये बिगनिंग में और बिल्कुल इब्तिदा के अंदर तो ये इजारा है, लीजिंग है, लेकिन लास्ट में फिर ये क्या बन जाता है, बे बन जाता है। बहरहाल कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ता, ये एक नजरियाती किस्म का इख्तिलाफ है, बाकी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पांचवें पॉइंट की तरफ आइए, इस्तिस्ना का लुजूम, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि क्या इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट लाजिम हो जाता है। मिसाल समझिए आप, मिसाल के तौर पर मैंने
एक दुकानदार को ऑर्डर दे दिया, जूते का नाप साइज दे दिया और पूरा तफसील उसको बता दी, तो मैंने उसको कहा कि आप 1 जनवरी 2022 तक जूते बनवाकर मुझे दे दीजिएगा या जनवरी के महीने तक। दोस्त ने कहा ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अब वो बना रहा है, तो क्या मैं उस तारीख के आने से पहले पहले उस दुकानदार की रजामंदी के बगैर ही उसको कहूं नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल कर सकता हूं एक तरफा तौर पे, या दुकानदार कहे कि भाई मैं नहीं देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? अगर कर सकता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इस्तिस्ना का आकद लाजिम नहीं होगा। और अगर नहीं कर सकता, हम कहें कि नहीं भाई आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुआहिदा किया है, कैसे खत्म कर सकते हैं आप इसको एक तरफा तौर पे? दोनों रजामंदी हो तो अलग बात है, तो फिर ये लाजिम होगा। तो क्या है इसका फिक़ह के अंदर, क्या ये लाजिम है या लाजिम नहीं है? सवाल समझ आया? तो हनफिया के यहां जो असल हुक्म है वो तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लाजिम नहीं है। कोई भी फरीक किसी भी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, अगर चीज जब तक तैयार नहीं हुई। चीज तैयार होकर आ गई फिर अलग बात है, तो उससे पहले पहले कोई भी फरीक इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ये आकद लाजिम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इसमें तो बड़ी खराबी है, लोगों की तकलीफ है। एक आदमी को आपने ऑर्डर दिया है, वो तो इतनी मेहनत कर रहा है, वो बना रहा है, चीज आधी बनवाई होगी और आपने कैंसिल कर दिया, बड़ी खराबी है इसमें। हाँ अलबत्ता हनफिया में से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की तरफ ये राय मंसूब की जाती है कि वो अक़्द इस्तिस्ना को लाजिम समझते हैं। उनके यहाँ अक़्द इस्तिस्ना क्या है? लाजिम है। और मजल्लतुल अहकाम अल-अदलिया के अंदर खिलाफत उस्मानिया का जब कानून राइज हो रहा था, तो उस वक्त भी उन्होंने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की इस राय को कुल्ली तौर पर इख्तियार किया था कि इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर ये लाजिम है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप इसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो मौजूदा दौर में भी इसको इख्तियार करना चाहिए, खुसूसन जब आप बाहर से कोई चीज मंगवा रहे, बाहर से कोई चीज, और वो जो है या कोई बड़ी फैक्ट्री को आपने कोई चीज बनवाने का ऑर्डर दे दिया, उधर से काम लगा हुआ है, उन्होंने मटेरियल फराहम कर दिया, आपने मजदूर लगा दिए, इतना खर्चे कर दिए, बीच में आप कह रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, कितना बड़ा ज़रर है, तकलीफ है। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि भाई इसी राय को लेना मौजूदा दौर में ज्यादा बेहतर है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट लाजिम है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 6, इस्तिस्ना की शराइत। इस्तिस्ना की वैसे तो अमूमी शराइत तो वही है जो हमने बे की पढ़ी थी, लेकिन यहां कुछ अलग अलग खास शराइत है, मुख्तसरन उनको देख लीजिए। पहली शर्त उलमा ने ये लिखी है, उसको कहते हैं सनअत। सुनअत यानी मैन्युफैक्चरिंग, यानी ऐसी चीज को आप इस्तिस्ना में खरीदेंगे जिस चीज को बाकायदा बनाया जाता हो। जिस चीज को बनाया न जाता हो उसको इस्तिस्ना में खरीदना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिस चीज को बनाया नहीं जाता उसको बनाने का ऑर्डर आप कैसे देंगे? एक बात। नंबर 2, जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी तमाम क्वालिटी, जिन्स, मिकदार वगैरह सब कुछ बता दे, ताकि किसी किस्म का अनसर्टेनिटी और झगड़ा बाद में ना हो। ठीक है, तीसरी शर्त, बेसलम के अंदर तो हमने ये शर्त पढ़ी थी कि जो चीज बाद में वसूल की जाएगी उसकी वसूली के लिए बाकायदा फिक्स डेट बताई जाए, लेकिन इस्तिस्ना के अंदर ये जरूरी है कि बाकायदा फिक्स डेट न बताई जाए। फिक्स डेट बताने को उलमा ने मना लिखा है इस्तिस्ना में, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फुकाहा ने लिखा है कि टाइम फिक्स करना इस्तिस्ना के अंदर दुरुस्त नहीं है कि भाई आप मुझे 1 जनवरी 2021 को 2022 को दे देना। असल में ना फिक़ही किताबों में जब आप गौर करते हैं तो इस्तिस्ना के अंदर जो टाइम मुकर्रर किया जाता है चीज की वसूली के लिए, उस टाइम को फुकाहा ने 2 सूरतें उसकी लिखी है। एक को फुकाहा कहते हैं तअजील लिल इस्तिअजाल, तअजील लिल इस्तिअजाल यानी जल्द से जल्द चीज बनाने के लिए टाइम फिक्स करना। ये पहली सूरत है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे जूतों पर कितना टाइम लगेगा, आपने कहा भाई 10 दिन लग जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई 10 दिन के अंदर अंदर बना के दे दो मुझे। हाँ ठीक है, 2 नवंबर को या 3 नवंबर को मुझे दे देना। इसकी फुकाहा ने इजाजत दी है कि जायज है,
ताजील लिल इस्तेजाल जायज है, यानी वो कम अज कम टाइम जिसमें चीज बनाकर बन जाती है, उमूमी तौर पर बन जाती है, तो उतना टाइम तो आप रख सकते हैं। दूसरी सूरत है, उसको कहते हैं ताजील लिल इस्तिमहाल, मोहलत। ठीक है, वो ये है कि चीज जितने टाइम में बनती है उस टाइम से ज्यादा टाइम आप मुकर्रर करें और उसको मोहलत दे दे कि वो आसानी से चाहे तो बस बना लेगा। यार मसलन एक चीज के बनाने पर 10 दिन लगते हैं, आपने पूरा महीना दे दिया उसको कि भाई अगले महीने की 30 तारीख को दे देना। एक चीज 2 दिन में बनती है, आपने कहा भाई 2 हफ्तों में बना कर दे देना, ये फिर दुरुस्त नहीं, इसको फुकाहा मना करते हैं। तो या तो यूं करें आप कि कम से कम टाइम जिसमें चीज बनती है वो टाइम बता दे, या टाइम से बता ही ना, बस उसको बता दे कि जब तैयार हो जाएगा तो दे दीजिए, टाइम फिक्स ही ना करे। तो ये फिर और भी ज्यादा बेहतर है कि टाइम बिल्कुल फिक्स ना करे, जितने टाइम में उसको कह दे बन सकता है तो दे दीजिएगा, तो फिर सही है। बहरहाल ये पॉइंट समझ आ गया। अच्छा जी, एक और आखिरी शर्त फुकहा ने ये लिखी है, तामुल, यानी इस्तिस्ना ऐसी चीजों में किया जाए जिस चीजों का ऑर्डर का आम मुआशरे में तामुल भी हो, लोग उसका ऑर्डर भी देते हो। मतलब मुआशरे में लोग जिस चीज को बनवाते रहते हैं उमूमी तौर पर, उसी के अंदर इस्तिस्ना दुरुस्त है। जिस चीज के बनवाने का सिरे से अमल ही ना हो, कस्टमर मुआशरे में किसी ने आज तक उसके बनवाने का ऑर्डर नहीं दिया, तो उसको उमूमी तौर पर उलमा मना करते हैं। क्योंकि इस्तिस्ना के जायज होने की असल जो बेस है वो भी तो तामुल है ना, असल बुनियाद। तो उसी चीजों के, उन्हीं चीजों के अंदर पे इस्तिस्ना की इजाजत देते हैं जिनमें क्या हो, तामुल हो, मुआशरे के अंदर लोग उस चीज के बनवाने का ऑर्डर देते हो बाकायदा, तो ठीक है, फिर उसका इस्तिस्ना भी दुरुस्त हो जाएगा। तो ये इस्तिस्ना की बड़ी बड़ी और मोटी मोटी शराइत थी। आगे है मसनू के अहकाम, लेकिन ये चले इसको कल की क्लास के छोड़ देते हैं।